नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं यहाँ से हम वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। एंड चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर मोटिवेशन भी मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को इस जगह शुरू करते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसमें दम नहीं रहता है क्वेश्चन उसमें उतना नहीं देंगे ध्यान। देखिए अब इस जगह से आपको बहुत प्रश्न पूछा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्दी, ऑप्शन सी विक्टर एमानुएल, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपको पता होगा मेजिनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बता दें यंग इटली का संस्थापक भी मेजिनी था। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का संस्थापक मेजिनी था। और यंग इटली को 1831 ईस्वी में और 1831 में यंग इटली, यंग यूरोप को 1834 ईस्वी में ये स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी यूरोप यूरोम रोम सॉरी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूनान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर। चलिए इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी काबूर, ऑप्शन डी गैरीबाल्दी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी सफदरजंग, ऑप्शन डी शिवाजी। देखिए हैदर अली जो था टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे और जैकोबिन क्लब की स्थापना जो था टीपू सुल्तान ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम जो बात जानते हैं दीप में नीचे भी जाके हम बता देंगे। चलिए 6 नंबर में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र, ऑप्शन डी मनसबदारी प्रथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेजनी का फिर आ गया। मेजनी का बाद फिर आ गया। देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिप तेरिया, ऑप्शन डी हिदायत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरीज था। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप जानते ही होइएगा, कमेंट में बताइए। बुर्बो वंश। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर का हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो हम बता दें। ऑप्शन नंबर ए काउंट काउर, ऑप्शन बी गैरीबाल्दी, ऑप्शन सी मेजिनी, ऑप्शन डी विक्टर एमोनियल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विक्टर एमोनियल। विक्टर एमोनियल क्या किया था? विक्टर एमोनियल ने 1853 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853-54 में। उसमें ये क्या किया था? फ्रांस का मदद किया था शायद। तो उसी में जो है समझौता के समय इसको भी बुला लिया था समझौता में। तो इससे इसी ने बताया कि ऑस्ट्रिया ही जिम्मेदार है, ऑस्ट्रिया हमको जो है आज़ाद होने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी परसा, ऑप्शन सी
ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी यूनान। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। परसा, परसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जालवेरिन, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी बताइए तो आप लोग। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है परसा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया, ऑप्शन डी नेपल्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जालवेरिन की स्थापना परसा ने की थी। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? परसा ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हंगरी, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर इतालवी, ऑप्शन बी मैगियार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? ऑप्शन बी मैगियार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का बी हो जाएगा मैगियार। यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए काबोर, ऑप्शन बी गैरीबाल्दी, ऑप्शन सी मेजिनी, ऑप्शन सी मुसोलिनी। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? अब लोग बताइएगा। आपको हम पहले बता चुके हैं, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का संस्थापक कौन है? मेजिनी है। उसी ने स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या? ऑप्शन नंबर ए है साम्राज्यवाद का विकास, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन सी निरंकुश राज्यों की स्थापना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का डी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन डी 1801, ऑप्शन डी 1804। नेपोलियन संहिता 15 नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुई 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स दसम, ऑप्शन डी मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन पहले बात 1815 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक मिलेगा वहाँ भी। चलिए मेतरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेतरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था आप लोग बताइए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए है गणतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ऑप्शन डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो मेतरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना। नेपोलियन चाहता था कि मेतरनिक चाहता था कि नेपोलियन के जाने के बाद जितना भी हम पहले व्यवस्था लाए थे, पुरातन व्यवस्था, उसको लागू कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी। आपको दीप में जाके भी हम बता रहे हैं। मेतरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का जार, ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर। तो आपको जो है एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। इस मानिए 49 प्रश्न है, 49 में 49 सही करना है। मेतरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 नंबर का ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीदान, सीदान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ऑप्शन बी पर्सा और डेनमार्क, ऑप्शन सी पर्सा और फ्रांस, और इटली और रोम। देखिए सीदान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। सीदान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? तो ये पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच में ये जो है तीनों ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये सबको बुद्धू बना बना के इस जगह सबको हरा दिया। अंतिम में फ्रांस को भी हरा दिया, तो पर्सा जीत गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सीदान का युद्ध हो गया। किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी मेटरनिक, ऑप्शन डी गैरीबाल्दी। तो ये किसने कहा था आपको पता होगा, तो मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी नहीं पूरा लिखेंगे, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी दर, ऑप्शन डी जेकब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिगेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर हो गया। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड आपको पता है? 5 कोड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें जान नहीं हो क्वेश्चन बता नहीं देंगे समय।
जर्मनी इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी परसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रिया था। इंग्लैंड और जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए, चलिए हो गया, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनान हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी। अब ये सब आसान क्वेश्चन है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए काबूल, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरीबाल्दी। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्दी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेदोवा का युद्ध, ऑप्शन सी परसा और डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सीदान का युद्ध। देखिए जर्मनी का एकीकरण हुआ था सीदान का युद्ध के बाद। 27 नंबर का राइट आंसर जगह दी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा सीदान का युद्ध कब हुआ था। चलिए, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? आप लोग बताइए जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है एक ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, एक जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, ऑप्शन सी है रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑप्शन डी ऑस्ट्रियन राष्ट्र साम्राज्य का प्रतीक। तो 28 नंबर का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो जर्मेनिया एक जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। देखिए जर्मनिया आया था जर्मनी, ऐसे ट्रिक से याद रखिए, ट्रिक से याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद भी रहेगा। चलिए इसको ऑप्शन से ही याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काबुल कौन था? काबुल कौन था? ये तो आपको पता ही है, इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 नंबर का। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ पहले ही बता चुके हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1870 ईस्वी में क्या हुआ था? सीदान का युद्ध हुआ था। सीदान के युद्ध में परसा और फ्रांस से लड़ रहा था, उसमें परसा जीता और जर्मनी का एकीकरण हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी एक आर्थिक क्रांति, ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक क्रांति। तो रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों के, व्यापारियों के, विद्वानों के, पादरी सामंतों की। तो एक व्यापारियों की थी संस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर में हो चुका है। 33 नंबर में चलिए, ये क्या सेदोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर क्या है देखते हैं। सेदोवा, सेदोवा के युद्ध ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है परसा, ऑप्शन सी नेपल्स, ऑप्शन डी सार्डिनिया। सेदोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पर ऑस्ट्रिया है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और परसा जीत गया था। पराजय में होता है हार और विजय में होता है जीत। तो ऑस्ट्रिया हारा था और परसा जीता था। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। 1830 की क्रांति के बाद परसा में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए संघ शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश शासन, ऑप्शन डी गणराज्य। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और बताइए वहाँ का राजा कौन था? तभी चार्ल्स दशम था। चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री कौन था? तो पोलीगेनेक था। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कौन था? पोलीगेनेक था। पोलीगेनेक था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वहाँ गिरि युद्ध कब आरंभ हुआ था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए गिरि युद्ध कब आरंभ हुआ था? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सी है 1788 ईस्वी, ऑप्शन डी 1807 ईस्वी। एक्ट ऑफ यूनियन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी परसा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का प्रतीक है। चलिए, और 12 क्वेश्चन है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर ए यूनान, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जानते ही होइएगा कि 38 नंबर का क्या हो जाएगा? तुर्की की पराजय हुई, तब जो है यूनान क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ।
और चलिए फ्रांस ऑफ इटली, फ्रांस ऑफ इटली के नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जियो भारती, ऑप्शन बी है चार्ल्स एल्बर्ट, ऑप्शन सी है विक्टर एमोनियल, ऑप्शन डी है मेजिनी। देखिए चार्ल्स एल्बर्ट, इसे ये भी राजा था इसका चार्ल्स एल्बर्ट। विक्टर एमोनियल का प्रधानमंत्री कौन था आप लोग बताइएगा? तो काउंट काउर। विक्टर एमोनियल का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काउर था। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मेजिनी। मेजिनी ने क्या क्या किया था बताइएगा, तो आप लोग कमेंट में मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया था और यंग यूरोप की स्थापना कब किया था बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से 40 नंबर में बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ये तो पूरा आसान क्वेश्चन है। चलिए चार्तिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्तिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन बी है यूनान है, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन सी इंग्लैंड। चार्तिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 41 नंबर का? इंग्लैंड में हुआ था। चार्तिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए डी नंबर ऑप्शन, चार्तिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में आपको बताए थे ये सीदान का युद्ध हुआ था। सीदान का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये टाइपिंग में गलती हुआ है, सेदान लिखा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सेदान का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से? पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर इसे कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा बता दे, गली मोहल्ले में हो गया हल्ला किसी तो पुनर्जागरण से ही हुआ है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1810, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1848। कार्बोनरी का जो है मेजनी जब था, कार्बोनरी का एक सदस्य था। मेजनी कार्बोनरी संगठन का एक सदस्य था और इसकी स्थापना कब हुआ था आप लोग बताइए। 44 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देख लेते हैं एक बार। चलिए ये ही सही है। देखिए ये ही सही है, ये नंबर 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुआ था। चलिए और आपको 4-5 क्वेश्चन है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? आपको बताए थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में भी। सीदान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में सीदान का युद्ध हुआ। उसके बाद वहीं समझौता हुआ कौन? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में, तब जर्मनी को एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए सेल्स, और ये क्वेश्चन बाहर से थोड़ा सा दे दिया है। सेल्स और बिग होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ऑप्शन नंबर इटली का एकीकरण, ऑप्शन बी जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन सी यूनान का एकीकरण, ऑप्शन डी अमेरिका का एकीकरण। तो सेल्स बिग और होल्स्टीन का संबंध कहाँ से था आप लोग बताइए कमेंट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण आंसर हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी सेल्स बिग और होल्स्टीन किताब में शायद नहीं मिलेगा आपको, भारतीय वंश में मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1829 में एद्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 में, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। एद्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। किसके साथ हुई? किस देश के साथ हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। 47 नंबर का, तो रूस के साथ हुआ था। रूस के साथ हुआ था एद्रियानोपुल की संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुइया थर्मा, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी बिस्मार्क। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी पेशे क्या था? एक नाविक था, नाविक। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपको जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है आपको पूरा मैं करा चुका हूँ, और इसका सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो करेंगे। जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आइकन को प्रेस कीजिएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। आपको इसी तरह 10th क्लास का भी वीडियो हम फिलहाल अपलोड कर रहे हैं, और आगे हम जितना भी कंपटीशन लेवल का भी हम एग्जाम का इस पर चैनल पर वीडियो डालेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।